हेलो फ्रेंड, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो इस वीडियो में हम सीटेड मैथ पेडागोजी की मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आपका वो मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप इन पेडागोजी के क्वेश्चनों को करके मैथ पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। तो पहला ए दिया गया है संक्रामिकता, बी मापन, सी नमूनों, डी परिकलनों। तो देखिए, सन्निकट एवं अनुमान की समझ के लिए इसमें संक्रामिकता होगा, मापन होगा, परिकलनों होगा। ए बी डी फोर्थ ऑप्शन में दिया है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे 50,067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो ए दिया गया है, बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है। सेकेंड है, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी है। तो देखिए, इसमें बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, 50,067 लिख रहा है। तो इसका मतलब है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्थापित नहीं कर पाया है। तो सेकेंड ऑप्शन, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है, आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, सेकेंड है संख्या संक्रियाएं, थर्ड है दिक् स्थान संबंधी समझ, और फोर्थ है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो देखिए, संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, गणित लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं। सेकेंड है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वह अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। थर्ड है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। फोर्थ है, गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो गणित के अधिगम के संबंध में सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन है थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। तो थर्ड आपका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ए दिया गया है, पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। बी, पाठ्यचर्या का गणित चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। सी, पाठ्यचर्या का गणित पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें बी वाला, पाठ्यचर्या का गणित चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, यही आपका करेक्ट होगा। तो केवल बी, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को 10 पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। पहला स्थान है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास पर, प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान पर, समस्या को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग का। तो देखिए, इसमें सबसे कम पूछा गया, सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, तो सबसे कम मानक कलन विधियों के उपयोग पर कम केंद्रित होना चाहिए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें नहीं वाला पूछा गया है, तो इसमें निगेटिव टैग वर्ड जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर होगा। बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना चाहिए, तो ये करेक्ट है। ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है।
पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। यह जानना कि शिक्षण युक्त विधि उपयुक्त है या नहीं, तो ये भी करेक्ट है। यह जानना कि शिक्षण युक्त विधि उपयुक्त है या नहीं, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन देखिए यहाँ पे रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो रचनात्मक आकलन का उद्देश्य थर्ड वाला पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ये रचनात्मक आकलन नहीं होगा, इसमें रचना नहीं होगी, ये तो टीचर की समझ होगी, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? तो पहला ए दिया गया है आपका अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं को और पहेलियों का उपयोग करना। सेकेंड है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना। नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना। श्याम पट पर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो देखिए तर्कणा विवेचन के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो इसका मतलब है अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना सबसे उपयुक्त हो गया रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठचर्या व शिक्षण शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? तो देख लेते हैं। अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। बी 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। सी 5+2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। डी फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। तो ए और बी ही इसमें करेक्ट है। अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए और 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना चाहिए। तो आपका ए बी सेकेंड ऑप्शन में दिया गया, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग तो कैसे उपयोग किया गया है? शिक्षार्थियों में सुविधा असमंजस उत्पन्न करता है, औपचारिक कलन विधियों को समझाने में बाधा डालता है, छोटे बच्चों को खाली समय देता है, अवधारणात्मक अधिगम में सहायता करता है। तो देखिए ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग अवधारणात्मक अधिगम में सहायता होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो पहला है मानक संदर्भित परीक्षा, सेकेंड है मानदंड संदर्भित परीक्षा, थर्ड है नैदानिक परीक्षा, फोर्थ है औपचारिक शिक्षण। तो इसमें आपका थर्ड नैदानिक परीक्षा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों में अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो विश्लेषण के लिए आपका नैदानिक परीक्षा किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है? तो कथन दिया गया है, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। तो शिक्षण विधि है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षक श्याम पट पर एक चतुर्भुज बनाता है, उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है, दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री है। शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। थर्ड है शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है
और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन, शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है। उसके बाद आंतरिक कोणों को बच्चों से खुद मापने के लिए कहता है। इसमें बच्चे एक्टिव रूप से खुद काम करते हैं। तो आपका केवल थर्ड वाला करेक्ट होगा, केवल थर्ड सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित और प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, आपको ध्यान देना है, नहीं वाला चलिए देख लेते हैं। औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। तो ये तो गलत है। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। तो ये करेक्ट होगा। अगला भी देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी करेक्ट होगा। फोर्थ है, विविध पृष्ठभूमि में से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट होगा। तो देखिए इसमें नहीं वाला पूछा गया है, तो नहीं वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो पहला है लिखित अभ्यास का अभाव, कक्षा में सतर्कता का अभाव, प्राकृतिक संख्याओं की योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। फोर्थ है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो देखिए इसमें बच्चे अंश को अंश में जोड़ रहे हैं और हर को हर में। तो इसका मतलब है बच्चे प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ इसमें काम कर रही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? तो पहला है ए परियोजना, बी सहयोगी अधिगम कार्य, सी पेपर पेंसिल टेस्ट, डी योगात्मक आकलन। तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो परियोजना कार्य सही होगा, सहयोगी और अधिगम कार्य तो ये भी सही होगा। तो ए बी आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त आपको पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन है इसे समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। सेकेंड है इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। थर्ड है यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। और फोर्थ है जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो देखिए कम उपयुक्त पूछा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है, ये सबसे कम उपयुक्त है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं। सेकेंड गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। थर्ड ऐसे और प्रारूप मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सके। गणित में प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझे। तो देखिए इसमें सेकेंड ऑप्शन इसमें बच्चा क्या कर रहा है, दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है, बच्चे के सीखने की अवधारणा को
इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? तो गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। तो देखिए 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है? तो 25 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करें, 37 + 21 का परिकलन करें, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। फोर्थ है एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए अधिगमकर्ताओं के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिसमें कि बच्चे विभिन्न प्रकार के तरीके सोच सकें, उसके विभिन्न विधि सोच सकें, किस प्रकार से उसको हम हल कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाए, मतलब कि उसकी भुजा लंबाई कुछ और चौड़ाई कुछ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किसी की लंबाई दूसरी हो सकती है, चौड़ाई दूसरी, फोर्थ और दूसरी तीसरी, ऐसे कई प्रकार के हो सकते हैं बच्चे। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। सेकेंड है आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन है। तो कठिन वाला हमेशा गलत रहेगा। सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर हैं केवल उन्हीं बच्चों के इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाई होती है, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्याकरण का प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। तो 121 - 97 = ऐसे घटाता है बच्चा। देखिए यहाँ पे विधि इसकी देख लीजिए। 121 - 97 माइनस किया तो 96 आया। तो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे को व्याकरण की अवधारणात्मक समझ है परंतु उसने यह त्रुटि असावधानीवश की, तो बच्चा असावधानी नहीं करता है। सेकेंड है समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। अगला है शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्यामपट्ट पर सही कलनविधि लिखनी चाहिए, तो कलनविधि वाला भी गलत होगा। बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? तो ए संख्यांक, सेकेंड है गणन संख्या, थर्ड है क्रम सूचक संख्या, फोर्थ है अंकित संख्या। तो बच्चा इस तरह का बात कर रहा है, गणन संख्या से संबंधित बात कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रहा है? तो पहला सही अनुक्रम को दर्शाना, तो इसमें पहले एकत्रित किया जाएगा, फिर छांटा जाएगा, फिर व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद निरूपण किया जाएगा। तो सही अनुक्रम आपका होगा थर्ड, एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्य पुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो पहला है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। सेकेंड है बी, संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। सी, हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। तो बी और सी करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अत्यावश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है? तो पहला है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य। सेकेंड है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। थर्ड ऑप्शन है गणन कौशल विकसित करना। फोर्थ है सभी के लिए शिक्षा। तो देखिए इसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, गणन कौशल को विकसित करना। सेकेंड ऑप्शन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आपका करेक्ट होगा, यानी कि 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है। तो सर्वाधिक उपयुक्त आपका खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो पूर्व सेवा परीक्षार्थियों का गणित के अपनी स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। एक कह रही है, अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ हद मैं भूल गई हूँ। बी, मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तत्वों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है पूछा गया है। तो इसका मतलब है दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो इस थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है, शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान विद्यार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ एक्टिव नहीं है, तो ये गलत होगा। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाती है, ताकि वो उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। तो देखिए यहाँ पे अन्वेषण है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये करेक्ट हो सकता है। अगला देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी उनको एक स्वर में दोहरा रहा है, तो ये भी गलत होगा। फोर्थ है, शिक्षक श्यामपट्ट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है? गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके उत्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। सेकेंड है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। थर्ड है, प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना। फोर्थ है, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए इसमें
पहला ऑप्शन, गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौती प्रदान करते हुए सभी बच्चों को की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में से 5 दहाइयाँ घटाइए। तो एक विद्यार्थी तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर 0। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया। शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक कि विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेते। शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सके। भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को समझाने के लिए कहा जा रहा है, कैसे उसने इस तरह का आंसर दिया, उसकी भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं पूछा गया है, तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है, अधिगम की अवधारणात्मक समझ में सीखने में रह गई कमियों को पहचानने। सेकेंड है, गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन। थर्ड है, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने। फोर्थ है, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने। तो देखिए इसमें सेकेंड ऑप्शन, गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सॉरी, इसमें नहीं होना पूछा गया है, तो नहीं वाला हम देखेंगे। तो नहीं वाला है, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो अति महत्वपूर्ण पहलू बुनियादी संख्या का पहला है शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना। तो ये गलत होगा। संख्या बोध का विकास करना, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की समीक्षा करना। तो कलन विधि वाला गलत होगा। गणना के कौशल का विकास करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, संख्या बोध का विकास करना अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? संख्या बोध का विकास करना। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ए 1 ऑप्शन दिया गया है, अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह उसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं। अगला है, इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित होना चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। तो ये गलत होगा। थर्ड है, पाठ्यचर्या को बीजगणितीय संकेतों का और समस्या समाधान में उसके उपयोग का परिचय कराना चाहिए। अगला है, पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने के विभिन्न विधियों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे प्रमेय को सिद्ध कराया जा रहा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि अभी प्राथमिक इस बच्चे को प्रमेय को सिद्ध नहीं कराया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, गणित अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ करते हैं वह उसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा। विद्यार्थी ने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने के सर्वाधिक युक्त है? तो बच्चे को बीच में 0 मिटाने के लिए कहना, उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना।
ये गलत होगा। अगला है बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्याएं कैसे लिखी जाती है। फोर्थ, विद्यार्थियों को स्वयं से सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना, तो ये भी गलत होगा। तो इसमें आपको बताना है सुधारने की उपयुक्त विधि बताना है। तो थर्ड ऑप्शन, बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। गतिविधि यहाँ देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है। ए, दिए गए आयत को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी से इन्हें गिनने के लिए कहना। आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। आयत के फलक को वर्गाकार टाइल भुजा 1 सेंटीमीटर से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। तो अनुक्रम आपको बताना है कौन सा आपका अनुक्रम है। तो सेकेंड वाला ए पहले होगा, फिर सी, फिर बी। पहला ए होगा, फिर सी दूसरे पे होगा, बी थर्ड पे होगा। ए सी बी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती है वह किसका उदाहरण है। तो पहला है उपाख्यानात्मक अभिलेख, सेकेंड है रूब्रिक्स, थर्ड है अवलोकन, फोर्थ है परियोजना। तो कौन सा उपयुक्त उदाहरण है इसमें आपका उपाख्यात्मक अभिलेख यहाँ पे उपयुक्त उदाहरण बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का उपयोग की ओर बढ़ाने में सहायक होता है। तो किस ओर बढ़ाने में सहायक होता है। मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ाने में उपयुक्त होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। तो कौन सा समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। अवलोकन और प्रयोग समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे समस्या समाधान कहा गया है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तड़कड़ा और पैटर्न बनाना, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्कूली स्तर पर लघुत्तम समाप्त वर्तक के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम उपयुक्त आपको बताना है। तो पहला है प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो ये गलत होगा। दैनिक जीवन में इसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर बच्चे इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए इसका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है। तो सबसे कम उपयुक्त इसे प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता, सबसे कम उपयुक्त है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बच्चे को 5 और 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से हल किया। तो 5 × 28 = 28 × 5 = 14 × 2 × 5 = 14 × 2 × 5 = 14 × 10 = 140। बच्चे ने प्रयुक्त किया, कौन सा क्या प्रयुक्त किया बच्चे ने। क्रम विनिमय नियम, वितरण बंटन नियम, सहचर नियम। तो इसमें किस चीज़ को बच्चे ने उपयुक्त किया है। तो क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम का उपयोग बच्चे ने किया है। तो ए और सी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि पहला है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना,
सेकेंड है कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। थर्ड है मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना। फोर्थ है ज्यामितीय आकृतियों के नामों का प्रत्यास्मरण। तो सबसे कम उपयुक्त हमें बताना है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया। सर्वाधिक उपयुक्त आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे टोकनों, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार कहलाता है। तो अधिगम का कौन सा प्रकार कहलाता है? पहला ऑप्शन है मूर्त, सेकेंड है दृश्यमापिता, थर्ड है अभिप्रदर्शन और फोर्थ है सांकेतिक। तो इसमें आपका थर्ड अभिदर्शन करेक्ट होगा। ब्रूनर के अनुसार पूछा गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अपने आसपास किसे विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा बैन हिले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? तो बच्चा देखकर बता रहा है, तो इसमें इसका मतलब दृश्यीकरण के स्तर पर है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकलन की एक समस्या 63-29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64 - 30 में परिवर्तित कर दिया। मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो बच्चा यह नहीं जानता कि इसकी 63 - 29 को कैसे हल करना है। बच्चा योग और बेकलन को लेकर असमंजस दुविधा में पड़ गया है। बच्चे ने बेकलन और अवधारणात्मक समझ है और अतः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति प्रयोग करता है। बच्चे के पास बेकलन की ना तो संकल्पनात्मक समझ है और ना ही मानक कलन विधि का ज्ञान है। तो देखिए कलन विधि वाला तो हमेशा ही गलत होगा। असमंजस में है बच्चा, तो ये भी गलत है। और कैसे हल करना है ये भी गलत है। बच्चा जानता है क्योंकि उसने सही आंसर दिया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका बच्चे में बेकलन और अवधारणात्मक समझ है और अतः वह एक वैकल्पिक युक्ति प्रयोग करता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 × 0 = 7 और 0 × 7 = 7 होता है। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में बच्चा कक्षा में असावधान है और ध्यान नहीं दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन है उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 × 1 = 7 आराम होते हैं। सही परिकलन हेतु उसको और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने की आवश्यकता है। वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्याओं में विस्तारित कर रहा है। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा? फोर्थ, वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्याओं में विस्तारित कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण। यह क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है उनकी क्षमताओं योग्यताओं के आधार पर यहाँ तक एक ही कक्षा के विद्यार्थी का विभिन्न खंडों में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। सेकेंड है यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। तो इसमें आपका पूछा गया है कौन सा करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है, आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मानकीकृत पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है इन परीक्षाओं के व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। सेकेंड है इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं, यह बहुत अधिक रूप से पक्षपाती है, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो मानकीकृत परीक्षाओं के लिए ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीईएफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पेडागोजी से। तो आप जो है एनसीईएफ 2005 बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकें। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। तो कैसे करता है? 6 - 3 = 4, 6 + 4 = 10, 2 + 7 = 9 और 9 - 7 = 3। तो इसमें कौन सा उपयुक्त क्रिया? उपर्युक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? स्थानीय मान, समानुपातिकता, पश्चगामी गिनती करना, संख्याक एवं संख्याओं का बोध करना। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है? किन अवधारणाओं का गलत प्रयोग कर रहा है? पश्चगामी अवधारणाओं का गलत उपयोग कर रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? तो पहला ऑप्शन है गणित दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। सेकेंड है जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे सही नहीं जो मापने में सरल हो। थर्ड है गणितीय समझ के आकलन में खुले सिरे वाले प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को पुष्टि प्रदान करनी चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे कम प्रासंगिक पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन गणित की दक्षता के पृथक संगठनों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। तो देखिए कम प्रासंगिक यही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को संख्या अंक लिखे कुछ खिलौने देकर स्वयं खिलौने की अनुमति देना। सेकेंड है अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ योजना में गणितीय पहलुओं और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता है या करती है। शिक्षक शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण कर रहा है या रही है। फोर्थ है बच्चों को वीडियो गेम्स खिलाना सिखाना क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा उदाहरण पूछा गया। सबसे अच्छा उदाहरण सेकेंड ऑप्शन अवधारणा इसमें प्रयोग किया करके बताया जा रहा है। पत्थरों, डंडियों और सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक में अनिवार्यता से या अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो कौन से अवसर उपलब्ध होने चाहिए? एक प्रश्न में कई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना चाहिए, तो ये गलत होगा। अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न होने देना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना, ये सही होगा। संदर्भात्मक ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। कलनविधि आपका निगेटिव रहता है, तो ये भी गलत होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है? तो शिक्षक को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। तो केवल पूछा गया है, ये गलत होगा ये। अगला है सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। सेकेंड वाला भी पाठ्यपुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों
और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, तो ये करेक्ट होगा। पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को शामिल करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट होगा। तो सी और डी देख लेते हैं। सी और डी किस ऑप्शन में, सी और डी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे कि 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वह 3/10 को 1.3, 7/10 को 1.7, 15/10 को 2.5 लिखता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें कौन सा होगा? कक्षा में उसका लापरवाह रवैया, तो लापरवाह नहीं होते हैं बच्चे, वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के दो अंकों के बीच लगा रहा है रही है, तो देखिए वही कर रहा है। इसमें अंश और हर को जोड़ रहा है, उसके बाद दोनों अंकों के बीच दशमलव लगा रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन से उपयुक्त होगी? हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें और जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूहों में बांटें। विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को उनकी दैनिक जीवन में जो वस्तुएं रहती हैं उससे समझाया जा रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको बताना है। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, तो दृश्यीकरण वाला पूछा गया है, तो उसे ही हमें पहचानना है। इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है, तो ये भी गलत होगा। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें दृश्यीकरण तो जिसमें देखकर बच्चा समझ जाए, तो देखिए यहाँ पर दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की प्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया। CPD का अर्थ है, तो CPD का अर्थ क्या होगा इसमें? तो CDP का अर्थ है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन आपका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार औपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में की सहायता करता है, तो कौन सा सहायता करता है? पहला है शिक्षकों, माता पिता, अभिभावकों, शैक्षिक अधिकारियों, स्कूल निरीक्षक, इंस्पेक्टरों, तो इसमें किसको मदद करता है? तो शिक्षकों की मदद करता है, योजना बनाने में शिक्षकों की मदद कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो देखिए नहीं है पूछा है, इसलिए ध्यान से इसे हम पढ़ेंगे। 50 तक की संख्याओं को पहचानना और लिखना, पुनर्समूहीकरण के बिना 20 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना, जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, किसी 2 अंकीय संख्या में अंक के स्थानीय मान को पहचानना, तो नहीं वाला हमको बताना है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना, ये होगा थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप किया, तो श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड़ को
उपयोग यहाँ कर रहे हैं। तो अमूर्त, दृश्यात्मक, आइकॉनिक, अभिप्रदर्शन और सांकेतिक किसका उपयोग कर रहे हैं? दृश्यमापिता का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भिन्न दर्शाने के लिए वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप इसमें दिखाया जा रहा है, तो इसमें दृश्यमापिता का उपयोग किया जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 1, आकृतियों का परिमाप समान किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। आकृतियों का क्षेत्रफल समान किंतु परिमाप भिन्न हो सकता है। एक से अधिक आकृतियों के क्षेत्रफल समान हो सकता है। फोर्थ, किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो सत्य नहीं है कहा गया है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन, किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ये आपका करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।